नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज भी मैं लखनऊ के अखबारों की प्रतियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसमें हम बताएंगे कि किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता दी है और किस खबर को दूसरे स्थान पर रखा है, क्यों रखा है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी बताएंगे। अखबार में क्या छपा है और उसके पीछे क्या छुपा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के अखबारों से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास जो है वो आज लखनऊ से छपने वाले 4 अखबार हैं। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। आपको बताएं कि इन तीनों अखबारों में जो पहली खबर छपी हुई है, इन चारों अखबारों में जो पहली खबर छपी हुई है उसमें एनबीटी ने बुजुर्गों और 45 पार के रोगियों को टीका पहली से इस तरह की हेडलाइन का प्रयोग किया है, यानी कोविड से संबंधित है, कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित है कि ये जो टीका लगाया जा रहा है वह सबसे पहले बुजुर्गों और 45 पार के रोगियों का टीकाकरण किया जा रहा है। ये दूसरे फेज का टीकाकरण है। अखबार बताता है कि सरकारी अस्पतालों में यह टीकाकरण मुफ्त होगा और इसे प्राइवेट अस्पतालों से भी लगवाया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों से आप लगवाएंगे तो उसके मूल्य चुकाने होंगे। कितने मूल्य होंगे, कितना चुकाना पड़ेगा, यह बात की बात है। अब चूंकि नवभारत की बात हो रही है तो नवभारत में यही लिखा है सबसे पहले कि 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मार्च यानी सोमवार से टीका लगने लगेगा। 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को। अब यहां पे गंभीर बीमारी दर्शाता है, तो ये गंभीर बीमारी कौन सी हो सकती है, इसका सरकार खुलासा नहीं की है। यह जो टीका है, जो 45 पार उम्र के पार के लोगों को लगना है, वो गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट हुआ, मधुमेह हुआ या फिर किडनी का प्रॉब्लम हुआ, ये सारी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये बाद में पता चलेगा। आपको बताएं कि यह अखबार नवभारत टाइम्स जो हमारे हाथ में है, ये लिखता है कि 10 राज्यों में टीमें गई हैं। जो 10 राज्य हैं, केंद्र ने इनमें टीमें भेजी हैं, जिसमें जो कोरोना है, कोरोना के केस में उछाल आ रहा है। ये जो खबर आप देख रहे हैं, यहां 10 राज्यों में गई केंद्रीय टीमें। जिन राज्यों में, ये हमारी उंगली है जो बिजली उंगली, यहां पर जो दिख रहा है आपको, इसमें यह लिखा है कि 10 राज्यों में केंद्र की टीमें भेजी गई हैं, जहां पर कोरोना के केसों में उछाल आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको बता दें कि ये राज्य कौन कौन से हैं। इसमें हैं महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल और जम्मू कश्मीर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और ये बता रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जो जरूरी बातें हैं उसको बॉक्स में इस अखबार ने प्रकाशित किया है। जैसे वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर करना होगा, नियम तय होने पर टीका लगवाने को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, दस्तावेज क्या जरूरी होंगे, जैसे उम्र आदि तय करने के लिए सरकार वोटर आईडी या आधार पर विचार कर रही है, अभी विचार कर रही है, क्लियर नहीं है। कैसे तय होगा कि कौन गंभीर बीमार है,
यानी कि कौन जो 45 पार के गंभीर रूप से जो बीमार व्यक्ति हैं उनको कैसे तय किया जाए, तो इसका भी अभी ऐलान नहीं हुआ है जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन कैंसर, किडनी, दिल संबंधी बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन को इसमें जोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस अखबार ने, नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर दिया है और इसका इस तरह से इसमें डिटेल्स दिया है। दूसरा अखबार हमारे पास अमर उजाला है। दूसरा अखबार हमारे पास अमर उजाला है और इसने भी उसी खबर को प्राथमिकता दी है, लेकिन हेडलाइंस इसने जो है वो कुछ अलग ही लगाया है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। हेडलाइंस क्या है मैं बता रहा हूं आपको। सभी बुजुर्गों व 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को मुफ्त टीका, इसने साफ साफ लिखा है पहले ही पेज पे। सभी बुजुर्गों व 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को मुफ्त टीका, ये अमर उजाला ने लिखा है। इसके डिटेल में अगर जो आते हैं तो इसमें लिखा गया है कि यह टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण है और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बताया है कि कोरोना का टीका जो 10,000 सरकारी अस्पतालों में 1 मार्च से मुफ्त मिलेगा, 1 मार्च से मुफ्त मिलेगा। तो यह बताया गया है कि जो टीका लगेगा 1 मार्च से वह 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगेगा, वहीं करीब 20,000 निजी अस्पतालों में भी यह टीका लगाया जाएगा, लेकिन वह मुफ्त नहीं होगा, वह मुफ्त नहीं होगा। यह ध्यान रखने की बातें हैं। और इसने भी 10 राज्यों में उच्च स्तरीय टीमें पहुंची, इसको भी यहां पर दिखाया है थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए कि 10 राज्यों में, यहां जो हमारी उंगली है यहां इस पर दिखाया है कि 10 राज्यों में केंद्र की उच्च स्तरीय टीमें पहुंची जहां पर कोरोना के केस में उछाल आया है। इसने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए ये सारी चीजें हैं जो अखबार दिखाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान अखबार क्या कह रहा है। ये भी, इसकी भी पहली खबर आपको बताएं, इसकी भी पहली खबर जो है वह क्या है कि बुजुर्गों को 1 मार्च से टीका लगेगा, इसका ऐलान किया गया है। आप लूप में अगर जो हिंदुस्तान के साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान ने बॉक्स में सवाल पूछा है और उसका जवाब भी दिया है। सवाल पूछा है, ये बीच में सारी जानकारियां देने के बाद इसने एक सवाल पूछा है, सवाल और जवाब। सवाल पूछा है, उसका जवाब भी दिया है। क्या सवाल पूछा है, क्या जवाब दिया है, हम आपको बता रहे हैं। सवाल पूछा है कितने केंद्रों पर टीकाकरण होगा, यह है सवाल। सीधा सीधा जवाब क्या लिख रहा है, 10,000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में कोरोना के टीके लगाए जाएंगे, इसका जवाब दे रहा है। दूसरा, क्या मुफ्त मिलेगी वैक्सीन, सबके दिमाग में हो रहा है कि क्या वैक्सीन जो लगाई जा रही है दूसरे चरण में, तो क्या यह मुफ्त मिलेगी, इसका भी जवाब अखबार दे रहा है बड़े करीने से। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीका लगेगा पर निजी अस्पतालों में पैसे देने पड़ेंगे, ये कितने होंगे सरकार बताएगी, अभी निश्चित नहीं है। साफ साफ लिखा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। साथ ही क्या कहीं से खरीद सकेंगे, ये भी बात है कि जिनके पास पैसे हैं सोचेंगे कि क्या हम नंबर लगवाएं, कहीं से खरीद करके लगवा लेते हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा, ये भी एक प्रश्न है। इसका जवाब देते हुए फिलहाल अभी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, सरकारी या निजी केंद्रों पर ही टीका लगवाना होगा, यह स्पष्ट हो गया। साथ ही और भी सवाल हैं, हिंदुस्तान और भी सवाल पूछ रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। क्या
टीकाकरण के लिए बने कोविड ऐप 2.0 को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर कैसे मिल पाएगा मौका, यह प्रश्न है। आखिर जो सरकारी जो अस्पताल हैं या निजी अस्पताल हैं, हम लगवाना चाहें अगर जो टीका, तो उस पर कैसे मिलेगा? तो उसका जवाब यह दे रहा है कि टीकाकरण के लिए बने हैं कोविड ऐप 2.0 को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर खुद को पंजीकृत करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा, अब जाके लगवा लीजिएगा। फिर क्या कोई कागजात की जरूरत है वैक्सीनेशन के लिए? तो यह लिख रहा है 60 साल या ऊपर के लोगों को आयु प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए वोटर कार्ड या आधार कार्ड का प्रयोग कर सकेंगे, यानी कि जो उम्र की सीमा है उसके लिए आपको प्रमाण पत्र तो देने ही होंगे। उसके बाद 45 साल वाले कौन लोग दायरे में हैं, यह भी एक प्रश्न है। इसका जवाब आपने एनबीटी में ही देख लिया है। फिर भी मैं बता दूं कि बीमारियों का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर, हृदय, किडनी, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीज दायरे में आ सकते हैं या आएंगे। ये सारी चीजें हैं, आपको बता दें। तो ये हिंदुस्तान ने बड़ा ही डिटेल से इसको लिखा है। आते हैं हम चौथे पेपर, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने सबसे अलग हट करके, सभी ने कोविड वैक्सीनेशन को अपनी हेडलाइन बनाया है, लेकिन आपको बताएं कि दैनिक जागरण ने यह अलग हेडिंग लगाते हुए, हेडलाइन देते हुए विपक्ष को राम के नाम से समस्या, योगी आदित्यनाथ का जो विधानसभा में उन्होंने जो कहा उसको दिखाया है। आज विपक्ष को राम के नाम से समस्या नाम से हेडिंग लगाई है, और नीचे लिखा क्या है, बड़ा ही मजेदार शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसको हम आपको पढ़ के बताएंगे, आपको भी मजा आएगा ये सुन करके। अच्छी चीजें इसने लिखी हैं, कहावतों का प्रयोग किया है, सदन में कहावतों का प्रयोग भी हुआ है, जिसको अखबार ने अपने पन्ने पे जगह दी है, और साथ ही उसी चुटीले अंदाज में यह समाचार लिखा भी गया है। काबिल तारीफ है यह। आपको बताएं कि इसमें विधानसभा में बतौर नेता सदन मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वक्त भले ही ज्यादा लगा हो, यह लिखता है, लेकिन शब्दों पे गौर करिएगा, पैने तीरों से तरकस भर कर लाए थे, मुद्दा उछालते गए, निशाना साधते गए। बहुत ही सुंदर शब्दों में, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए सीधे विपक्ष पर निशाना साधा, बड़े ही चुटीले अंदाज में। उन्होंने राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश संबंधी ताजा बयान पर भी एक निशाना साधा, और जो ये कोविड के दौरान कांग्रेस महासचिव के तरफ से 1000 बसों की पेशकश की गई थी, और उसमें स्कूटर के नंबर, बस के नंबर बना करके दिए गए थे, जो फर्जीवाड़ा आया था, उस पर भी निशाना योगी आदित्यनाथ ने साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को राम के नाम से समस्या, यह भी बताया है। और आगे उन्होंने यह कहा है कि जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लेकर विरोधी दलों के नेताओं की टिप्पणियां जो आई थी, उस पे भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। उन्होंने नेता
प्रतिपक्ष के बारे में कहा कि यह गलत पार्टी होने के कारण ही भटक जाते हैं। योगी यही नहीं ठहरे, उन्होंने अज्ञेय की रचना का भी बखान किया। क्या है? अखबार ने उस रचना को स्थान दिया है जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही। क्या कही? सर्प तू नगर नहीं गया, कहां से विष पाया, कहां से सीखा तुमने डसना। यह चीज उन्होंने कहा है विपक्ष के लिए, बहुत ही सटीक। अखबार ने यह भी लिखा है, जो राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था, उस पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सांसद रहे एक नेताजी केरल में प्रदेशवासियों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, यूपी और अमेठी को अपमानित कर रहे हैं। उनके पास इटली जाने का समय था लेकिन अमेठी आने के लिए नहीं। सीधा राहुल गांधी पर प्रहार उन्होंने किया है। उन्होंने जो बस वाली बात थी उस पर भी कटाक्ष किया है कि महामारी काल में भी घटिया राजनीति करने की बात कही तो कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और फिर एक कहावत जोड़ डाली, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सारी चीजें हैं। दैनिक जागरण ने बिल्कुल ही अलग हेडलाइन लगाया इन तीनों पेपरों से। अब हम आते हैं कि जो फ्रंट पेज पे दूसरी सबसे बड़ी खबर है, दूसरी सबसे बड़ी खबर विभिन्न समाचार पत्रों ने क्या उठाया है उसके बारे में हम आपको बता दें कि एनबीटी ने यानी कि नवभारत टाइम्स ने योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए भाषण और विपक्ष की टोपी पर सवाल खड़ा किया है, उसको उसने दूसरी महत्वपूर्ण खबर बनाया है और शीर्षक दिया है, टोपी वाला गुंडा अब आम धारणा। नेताओं के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने यह बातें कही हैं। क्या कहा है? उन्होंने सदन में टोपी पहनकर आए विपक्ष की तुलना ड्रामा कंपनी से करते हुए कहा है कि लाल हरी नीली टोपी की नई परिपाटी शुरू हो गई है। मैं एक कार्यक्रम में गया था, उन्होंने जिक्र किया है कि मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां लाल टोपी वाले लोग विरोध करने पहुंच गए। उन्हें देखकर 2.5 साल के बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां टोपी वाला गुंडा आ गया है। टोपी वाले गुंडों को लेकर आम धारणा बन गई है। इस बात को उन्होंने प्रमुखता दिया है। इस पर अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है और योगी आदित्यनाथ की टोपी पहनी कई फोटो ट्वीट की हैं। इन्होंने लिखा है कि सीएम लाल टोपी से क्यों घबराते हैं, आखिर उन्हें कौन सा डर है, वह खुद भी टोपी लगा चुके हैं। उनकी कई फोटो टोपी वाली है, इसके बाद भी वे टोपी वालों को गाली दे रहे हैं। उन्होंने पलटवार किया है। खैर, राजनीति में वार पलटवार चलता रहता है, लेकिन ये जो बातें हैं बड़े ही चुटीले अंदाज में एक दूसरे पे आ जाती हैं। दूसरा अखबार अगर अमर उजाला उठाते हैं तो उसकी दूसरी खबर क्या है फ्रंट पेज की, मैं आपको बताऊं कि यह लिखता है मुख्तार अंसारी के बारे में और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। मुख्तार अंसारी को बेशर्मी से बचा रही है पंजाब सरकार, यह हेडिंग दिया है आपका अमर उजाला ने मुख्तार अंसारी पर अपनी दूसरी
जो खबर है ये जो दूसरी खबर आपको दिख रही है, ये मुख्तार अंसारी की ये चीज़ें हैं। और इसमें कहा गया है कि सुनवाई में अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने उसे छोटा आदमी बताया और यूपी सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मुकुल रोहतगी जो हैं वो मुख्तार अंसारी के वकील हैं। फिर यूपी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि मुख्तार इतना छोटा आदमी नहीं कि पंजाब सरकार उसे बचाने के लिए बेशर्मी से उसके पीछे खड़ी है। बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से पेश जो वकील हुए थे, वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, इन्होंने सुनवाई टालने की अपील की है। यह चीज अमर उजाला ने लिखा है। आपको बताएं, दूसरी अगर खबर की ओर ध्यान दौड़ाया जाए और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो फिर दूसरी खबर योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में कही गई बातों को प्रमुखता दिया है दैनिक हिंदुस्तान ने। और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नीतियों की सुरक्षा, कांग्रेस की नीतियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी जो कांग्रेस की नीति है वह देश के सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस चीज को प्रमुखता दी है। और उत्तर प्रदेश में क्या विपक्ष का राज्य नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्या विपक्ष का राज्य नहीं है? यूपी के गुनाहगार को पंजाब में क्यों शरण दी जा रही है? यह बात भी उन्होंने कही है। योगी ने कहा कि कोरोना के दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने टीम वर्क से इसे मात दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जो राहुल गांधी पर बिना नाम लिए हमला किया, उसको भी इसमें स्थान मिला है कि 15 सालों तक जिस यूपी ने जिन लोगों को राज कराया वह दूसरे प्रदेश में जाकर यूपी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। उनके पास इटली जाने का समय है, अमेठी आने का समय नहीं। इसको भी इस अखबार ने प्रमुख स्थान दिया है। अब आते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने अपनी दूसरी खबर यूपीएससी परीक्षा को बनाया है कि कोविड के कारण जो तैयारी नहीं कर पाए ढंग से परीक्षा की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनकी आयु सीमा को बढ़ा दिया जाए ताकि जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं कोविड के कारण वो पूरा कर सकें, क्योंकि जिनकी आयु खत्म हो रही है। इस पर जो सिविल सर्विसेज परीक्षा में अतिरिक्त मौके की मांग संबंधी जो याचिका थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? केंद्र की अभ्यर्थियों को एक बार उम्र सीमा में छूट के खिलाफ है। ऐसे छात्रों को इस साल एक और मौका देने से दूसरे उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा, इसलिए यह छूट नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र सीमा तय होती है यूपीएससी के एग्जाम में, और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह उम्र की सीमा 32 साल है। 6 बार यह यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसी तरह से ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए यह उम्र की सीमा 35 वर्ष है। ये 9 बार परीक्षा दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर 9 बार में सफल नहीं हुए तो ये परीक्षा देने लायक नहीं रहेंगे, या फिर अपनी 35 साल की उम्र सीमा पार कर लेते हैं तो परीक्षा नहीं दे सकेंगे। और यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आपको बता दें कि 37 साल की उम्र तक ये लोग कितनी बार भी परीक्षा में बैठ सकते हैं।
या जब तक सफल ना हो जाए तब तक बैठ सकते हैं, लेकिन उम्र की सीमा जो है वो 37 वर्ष रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। आपको बताएं कि उसके बाद अगर जो और प्रमुख अगर जो बातें अगर जो आपको जाननी है तो जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा या 15,000 रुपये जुर्माना की बात, धर्म परिवर्तन से संबंधित जो ऑर्डिनेंस थे उसको कानूनी रूप दे दिया गया है। ये भी हिंदुस्तान अखबार लिखता है। साथ ही पंचायत चुनाव के बारे में भी लिखता है कि मतदान 24 अप्रैल से पहले होगा। ये सारी चीज़ें हैं। आपको बताएं कि ये प्रमुख अखबारों की जो अखबार हमारे थे उनकी हेडलाइंस क्या थी, पहली खबर क्या थी और क्या किया गया था, दूसरी खबर क्या थी, उसमें क्या छपा था, हमने आपको बताया। तो फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।